एंड वेलकम बैक टू यूपीएससी इन जुडिशियल एग्जाम प्रिपरेशन। और आज हम बात करेंगे हमारे ज्योग्राफी के नेक्स्ट टॉपिक पर, जिसका नाम है मोशंस ऑफ द ओशन। दैट मीन्स हम देखने वाले हैं कि ओशंस में कितने प्रकार की गतियां यानी कि मोशंस पॉसिबल हैं। सो आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल, प्रेस द बेल आइकन एंड प्लीज अगर आपको हमारे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो उन्हें लाइक करना ना भूलें। राइट, तो चलिए शुरुआत करते हैं हमारे आज के इस टॉपिक की। बेसिकली ओशंस में होने वाले जो मोशन होते हैं उनको हम दो कैटेगरी में डिवाइड करेंगे और फिर समझेंगे कि किस तरीके से ये मोशंस जो हैं ये अपना स्थान लेते हैं। राइट, सो जब अगर हम बात करें यहाँ पे कैटेगरी की, तो सबसे पहले दो टाइप की कैटेगरीज में इसको डिवाइड कर देंगे। पहला होगा हॉरिजॉन्टल, दूसरा होगा वर्टिकल। बताने की जरूरत नहीं है लेकिन फिर भी हॉरिजॉन्टल विच मीन्स हम बात कर रहे हैं एक्स एक्सिस की। राइट, दैट मीन्स कुछ इस तरीके से हमारा मोशन जो है एक्स एक्सिस में ऐसे होने वाला है। और जब हम बात कर रहे हैं वर्टिकल की, इट मीन्स कि हम वाई एक्सिस के मोशन की बात करें, यानी ऊपर से नीचे की तरफ। राइट, लाइक दिस। तो ये होता है वर्टिकल और ये होता है एक्स एक्सिस के अलॉन्ग हमारा हॉरिजॉन्टल मोशन। अब हॉरिजॉन्टल मोशंस में भी हमारे लिए दो इंपॉर्टेंट कैटेगरीज आती हैं। पहला होता है वेव्स और दूसरा होता है करेंट्स। राइट, फर्स्ट वन इज वेव्स एंड सेकंड वन इज करंट। वेयर एज वर्टिकल में अगर देखेंगे तो दो प्रकार के मोशंस होंगे, दैट इज अपवेलिंग एंड टाइड्स। राइट, तो अब अपवेलिंग, टाइड्स और वेव्स और करंट्स क्या होते हैं उस पर बात करेंगे। सो आज का ये जो वीडियो है हमारा, इसमें हम पहले बात करेंगे हॉरिजॉन्टल मोशंस की, जैसे हमारे वेव्स और करंट्स, और देखेंगे कि बैकग्राउंड फोर्सेस ऐसे कौन से हैं जिसके कारण ये वेव्स और करंट्स प्लेस लेते हैं। राइट, सो लेट्स स्टार्ट विथ वेव्स। अब सबसे पहले बात आती है वेव्स की। सो वेव्स एग्जैक्टली होती क्या है? अब हमने पहले ही बोला कि वेव्स एक प्रकार का हॉरिजॉन्टल मोशन है, यानी इसको एक्स डायरेक्शन में जो है एक्स एक्सिस की तरफ जो है बढ़ना होगा। राइट, सो सबसे पहले तो ये दिख रहा है वेव की जो ट्रैवलिंग है किस तरफ है, राइट डायरेक्शन की तरफ ही ट्रैवल कर रही है। राइट, यानी या तो लेफ्ट या तो राइट में से कुछ एक हो सकता है। तो वेव्स के बिहाइंड जो फोर्स होता है, वेव के बिहाइंड जो मैकेनिज्म होता है वो क्या होता है? हवा, दैट इज विंड, इट पुशेस द वाटर बॉडी। जब कभी भी हवा हमारी वाटर बॉडी पर कोई फोर्स अप्लाई करती है तो इसको एक पुश यानी कि एक धक्का लगता है। ठीक, अब इस पुश की वजह से क्या होता है कि जो हमारी ग्रेविटी होती है, राइट, ग्रेविटी का क्या काम है? ग्रेविटी का काम है किसी भी चीज को नीचे की तरफ खींचना। तो हमारी ग्रेविटी ने क्रेस्ट ऑफ द वाटर को नीचे की तरफ खींच लिया, जिसके कारण हमारा ये जो क्रेस्ट है ये फॉल कर रहा है। इस पिक्चर में भी हमको नजर आ रहा है कि हमारी जो दोनों क्रेस्ट है ये फॉल कर गए। राइट, नाउ व्हाट हैपेंड कि जो फॉलिंग वाटर था, इट पुशेस द फॉर्मर ट्रफ्स अपवर्ड्स। अब जब ये वाटर नीचे की तरफ आएगा तो अब आपको दिख रहा है कि अगर इतना सारा पानी हम नीचे की तरफ भेज रहे हैं प्रेशर से या किसी फोर्स के कारण, तो वो जो पानी है वो अपने सराउंडिंग वाटर को ऊपर की तरफ धकेलने वाला है। राइट, यहाँ पे क्या हुआ, इस वाटर को नीचे की तरफ भेजा गया, ये वाटर नीचे की तरफ आया ग्रेविटी के कारण। इस नीचे आते हुए पानी ने अपने सराउंडिंग में जो क्रेस्ट वाटर था उस पर एक छोटा सा फोर्स अप्लाई किया और उस फोर्स के कारण जो हमारा ट्रफ था वो ऊपर की तरफ मूव कर गया। राइट, पहली चीज ये सर्कल बना कैसे, इस तरीके से, मतलब हवा आई, हवा ने हमारी इस वाटर बॉडी पे पुश किया, उस पुशिंग के कारण ग्रेविटी ने क्रेस्ट वाटर को नीचे की तरफ खींचा, उस नीचे गिरते हुए पानी ने सराउंडिंग में प्रेजेंट ट्रफ वाटर को ऊपर की तरफ धक्का दिया। ठीक है, तो एक साइकिल बना जिसकी वजह से हमारा जो क्रेस्ट है वो नीचे की तरफ फॉल कर गया और हमारा ट्रफ राइज कर गया फर्स्ट। अब बात क्या होती है कि अगर हम एक्चुअली इस मोशन को ध्यान से देखें या डीप डाउन ओशन में हम देखेंगे, हमको ये पता चलता है कि ये मोशन जो है ये एक प्रकार से सर्कुलर होता है। ठीक है, अगर आप इसको ध्यान से देखो तो आपको समझ में आएगा यहाँ पे क्या हो रहा है, ट्रफ जो है वो राइज कर रहा है। राइट, और यहाँ पे हमारा क्रेस्ट जो है ये फॉल कर रहा है। लेकिन क्या ये पॉसिबल है कि जिस पोजीशन पर क्रेस्ट फॉल करता है उसी पोजीशन से ट्रफ राइज कर जाएगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। क्यों? क्योंकि जब ये क्रेस्ट फॉल करेगा तो ये एक तरीके से सराउंडिंग वाटर को पुश करेगा, और जब ये पुशिंग होगी तो ये वाटर थोड़ा सा शिफ्ट होगा एंड देन इट विल मूव अपवर्ड्स। दैट मीन्स ये अलग अलग तरीके से ये जो पुशिंग चल रही है इसके कारण ये एक सर्कुलर मैनर में मूव करना स्टार्ट करता है। सर्कुलर मैनर इन द सेंस इस तरीके से हमारा जो वाटर है ये अंदर की तरफ मूव कर रहा है। ठीक है, तो इस चीज को ध्यान रखते हुए अगर ध्यान रखेंगे तो हमको याद रहेगा
कि क्योंकि क्रेस्ट फॉल होके पुश करता है तो हमारा पानी एक तरफ जो है, हमारा वाटर बॉडी का जो पानी है वो एक तरफ मूव होता है, एंड देन हमारा जब ट्रफ राइज करता है तो उस वाटर बॉडी का पानी उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में क्रेस्ट के टुवर्ड्स मूव करता है। तो ये आपस में मिलके क्या कर रहे हैं, एक सर्कुलर मोशन बना रहे हैं, ठीक है। सो एक्चुअल मोशन इज व्हाट, एक्चुअल मोशन इज सर्कुलर मोशन। Steep waves are the young ones and are perhaps created by local wind। अब बात ये आती है कि चलो मैंने बोला वेव्स की वजह से या वेव्स के टाइप को देख के क्या हम ये पता लगा सकते हैं कि हमारी जो वेव्स है वो कहाँ से ओरिजिन हुई है, कहाँ से ओरिजिनेट हुई है, उनका ओरिजिन क्या है। सो व्हेन वी सॉ सम स्टीप काइंड ऑफ वेव्स, कुछ ऐसी वेव्स जो कि यंग होती हैं। अब कोई भी वेव यंग है ये कैसे पता चलेगा, राइट। यंग वेव्स जो होती हैं, अब जैसे यंगस्टर्स की बात करें, राइट, सो यंगस्टर्स हैव अ लॉट ऑफ एनर्जी इन देमसेल्व्स, दे आर क्वाइट एनर्जेटिक, राइट, एंथुसियास्टिक। तो होता ही है कि जितनी भी यंग वेव्स होती हैं वो काफी ज्यादा स्टीप होती हैं। फर्स्ट थिंग, स्टीप मतलब बहुत शार्पली होती है, बहुत फास्ट मूविंग होंगी ना जितनी भी, वो सारी की सारी आपकी यंगर वेव्स कहलाएंगी। और जो स्लो चलती हैं, स्टेडी रहती हैं, काफी डिस्टेंस से आती हैं, दीज आर कॉल्ड द ओल्डर वेव्स, राइट। तो ये जो ओल्डर वेव्स हमारी जनरेट होती हैं ये कहाँ से आती हैं, ये दूसरे हेमिस्फेयर से, दैट मीन्स कि जैसे अगर हम बात करें नदर्न हेमिस्फेयर की, अगर हम नॉर्थ अटलांटिक ओशन में हैं और वहां पे हमको कोई स्लोली मूव करती हुई वेव आती नजर आए तो मोस्ट प्रोबेबली चांसेस है कि वो साउथ अटलांटिक ओशन से आई होगी। सेम केस होता है पैसिफिक ओशन में भी। और अगर आप देखोगे तो जनरली काफी डिस्टेंट से आने वाली जो वेव्स होती हैं वो स्लो होती हैं, स्टेडी होती हैं। एंड व्हेन यू टॉक अबाउट द फास्ट मूविंग वेव्स, दीज आर द यंगर वेव्स। सो ये क्या है कि लोकल विंड एकदम से आई और उस लोकल विंड के कारण वो स्टीप वेव्स क्रिएट हो गई, ठीक। सो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ वेव्स। वेव्स एक प्रकार की आप कह सकते हो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो मोशन होता है हमारी ओशन का, वो होती है वेव्स, राइट। अब आगे बढ़ते हैं। हमारे सेकेंड इंपॉर्टेंट जो हॉरिजॉन्टल मोशन है वो है ओशन करेंट्स का। ओशन करेंट्स का जो फिनोमिना है ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ना सिर्फ ओशनोग्राफी में बल्कि अगर हम ध्यान रखें इस चीज को, बहुत अच्छे से इसका कॉन्सेप्ट समझें तो हमें ये बात समझ आएगी कि इस ओशन करंट का आगे चल करके जिन पर्टिकुलर कंट्रीज के या जिन पर्टिकुलर कॉन्टिनेंट्स के मार्जिन्स पर हमारी ओशन करेंट्स होते हैं उनकी वजह से उस पर्टिकुलर कंटेंट या उस पर्टिकुलर आप कह सकते हो कंट्री का बहुत सारा इफेक्ट जो है टेम्परेचर वाइज, वेदर वाइज, राइट, फिशरीज, ये सारी चीजों पर बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ता है ना। तो जो करंट का कॉन्सेप्ट है इसको बहुत अच्छे से समझना है और इनको याद भी करते जाना है, बिकॉज ऑल ऑफ देम आर इम्पोर्टेंट फॉर अस, ठीक है। मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि हमको ये तो पता है कि ओशन करंट क्या होते हैं, लेकिन जब बात आए या कोई हमसे पूछ रहा है कि भाई ये करंट कौन सा है, वो करंट कौन सा है, क्योंकि कई बार क्या होगा क्वेश्चंस आपको डायरेक्टली नहीं आएंगे। क्वेश्चंस में आपको क्या पूछ लिया जाएगा कि मान लीजिए नॉर्थ टू साउथ लगाना है, साउथ नॉर्थ लगाना है, या फिर एक प्रश्न उठा कि ये कौन सा कॉन्टिनेंट है, ये आपका नॉर्थ अमेरिका है। सो नॉर्थ अमेरिका के सराउंडिंग में आपको 3 करंट्स के नाम दे दिए, जैसे गल्फ स्ट्रीम दे दिया, नॉर्थ पैसिफिक करंट दे दिया, अलास्का दे दिया, या कैलिफोर्निया करंट दे दिया। नॉर्थ पैसिफिक ओशन में अलास्का है, कैलिफोर्निया करंट है, गल्फ स्ट्रीम है, राइट। अब यहाँ पे एक ऑप्शन आपको दे देगा जैसे पेरुवियन करंट। तो अब आपसे वो क्या पूछेंगे, वो आपसे ये पूछ सकते हैं कि इनमें से कौन सा करंट नॉर्थ अमेरिकन कॉन्टिनेंट के सराउंडिंग में नहीं है, मार्जिन पे नहीं है ना। तो उसके लिए फिर आपको ये याद होना चाहिए कि कैलिफोर्नियन करंट, अलास्का करंट और गल्फ स्ट्रीम, इसकी जो पोजीशन है ये नॉर्थ अमेरिका के टुवर्ड्स है, नॉर्थ अमेरिका के मार्जिन पर है। इसीलिए बचा जो पेरुवियन करंट है वो पेरुवियन करंट ही यहाँ पर हमारे साउथ अमेरिका में होगा और नॉर्थ अमेरिकन कॉन्टिनेंट के आसपास नहीं होगा, ठीक है। तो मतलब याद बेसिक ये रखना है कि इनकी लोकेशंस क्या है, उसके बाद क्वेश्चन हमें अपने आप बनना स्टार्ट हो जाते हैं। अब बात करें हम ओशन करेंट्स की। सो ओशन करेंट्स आर द हॉरिजॉन्टल फ्लो ऑफ अ मास ऑफ वाटर इन अ फेयरली डिफाइंड डायरेक्शन ओवर ग्रेट डिस्टेंसेस। पहली चीज, एक प्रकार का ऐसा मास ऑफ वाटर का फ्लो जो कि एक फेयरली डिफाइंड डायरेक्शन, मतलब जिस डायरेक्शन में हमने बोला है वो उसी डायरेक्शन में जाएगा, फर्स्ट। सेकेंडली काफी ग्रेट डिस्टेंस को कवर करना है, यानी बहुत दूरी तक आगे जाना है ना। तो कुल मिलाकर के जो ओशन करंट का कॉन्सेप्ट है उसमें ध्यान क्या रखना है, उसमें ध्यान रखना है कि एक तो ये हमारे काफी ज्यादा डिस्टेंट रहेंगे और एक डायरेक्शन इनका फिक्स रहेगा। दूसरी बात हम ये ध्यान रख सकते हैं, दीज आर लाइक अ रिवर
फ्लोइंग इन एन ओशन। एक्चुअली में क्या होता है, काफी नैरो और शैलो, नैरो भी हो गए और शैलो भी हो गए। नैरो से मतलब क्या है कि विड्थ उतना ज्यादा नहीं है, और शैलो से मतलब यही है कि काफी ऊपर के रीजन में जो है इनका एक्सट्रीम जो है सर्कुलेटिंग ओशन वाटर का किसी भी ओशन मार्जिन के अराउंड ये फ्लो होता है। ठीक है, सो दीज आर द ओशन करेंट्स। अब ये ओशन करेंट्स ऑल ओवर द अर्थ स्प्रेड है, यहाँ पे दिख रहा है इसमें कि कहीं पे भी आपको ऐसा नहीं लगेगा कि ओशन करेंट्स नहीं है, राइट। ऑल ओवर द वर्ल्ड इनकी स्प्रेडिंग हुई है। ध्यान रखने वाली बात ये, सबसे पहले ध्यान ये रखना, ओशन करेंट्स दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, फर्स्ट वन इज द वार्म करेंट एंड सेकेंड वन इज द कोल्ड करेंट। मतलब वार्म करंट वो होता है जिसका वाटर एक प्रकार से आप कह सकते हो टेम्परेचर वाइज हाई होता है, कोल्ड करंट वो होते हैं जिनका वाटर टेम्परेचर वाइज लो होता है। ठीक, तो वार्म करंट कोल्ड करंट हमको समझने में कोई दिक्कत नहीं होती। अब बात यह आती है कि अगर ये वार्म करंट और कोल्ड करंट है तो इनका मूवमेंट कैसा होगा, किस पर्टिकुलर डायरेक्शन में होगा। ठीक है, तो ध्यान से सुने और समझे तो हमको ये पता लगता है। अब जैसे हमें मालूम है इक्वेटर पे टेम्परेचर क्या है, इक्वेटर पे टेम्परेचर काफी हद तक नॉर्मल है, राइट। जबकि पोल्स की तरफ आप जाओगे तो कूलिंग इंक्रीज होती है। तो वहां पर क्या है कि कूलिंग इंक्रीज ना हो, इसके लिए जरूरत है कि वहां पर वार्म वाटर पहुंचाया जाए। तो वार्म वाटर जनरली इक्वेटर में होता है और इक्वेटर से जाता है पोल्स की तरफ, राइट। मतलब अगर आप देखो, अब सारे के सारे वार्म वाटर करंट्स देखो, है ना, रेड कलर से यहाँ पे आपके डायग्राम में शो किया गया है। जैसे गल्फ स्ट्रीम है, गल्फ स्ट्रीम में ये जो वार्म करंट है ये भी ऊपर जा रहा है इक्वेटर की तरफ से पोल के टुवर्ड्स। नॉर्वेजियन करंट भी यहाँ पे हमारा, ये जो हमारा मोजाम्बिक करंट है ये आ रहा है कहाँ से, इक्वेटर से नीचे वाले पोल के, हमारे सदर्न पोल की तरफ शिफ्ट हो रहा है। ब्राजील करंट भी, राइट। इस तरीके से ईस्टर्न ऑस्ट्रेलियन करंट भी, मतलब ये क्या है, जितने भी हमारे करंट्स हैं, अगर दीज आर द वार्म करंट्स, राइट, वार्म ओशन करंट्स होंगे तो इक्वेटर से पोल्स की तरफ ये मूव करेंगे, पहली चीज। दूसरी चीज, अगर कोल्ड वाटर करंट हुआ तो जो कोल्ड वाटर करंट होता है वो हमेशा और हमेशा पोल्स से इक्वेटर की तरफ आता है। मतलब अगर पोल्स को वार्म करंट मिलेगा देन दे विल पास अस द कोल्ड करंट, राइट। तो यहाँ पे हमको दिखता है कि जितने भी हमारे फिर कोल्ड करंट है, जैसे लैब्राडोर, राइट, यहाँ पे देखो आप, तो कैलिफोर्नियन के बाद पेरू के बाद यहाँ पे आपका वेस्ट ऑस्ट्रेलियन करंट, राइट, आफ्टर दिस यहाँ पे ओयाशियो। तो ये जितने भी करेंट्स हैं आपके, अगर ये कोल्ड करंट है तो आपको दिख रहा है कि ये दोनों तरफ के पोल्स, चाहे ये हमारा नॉर्थ पोल हो चाहे हमारा साउथ पोल हो, है ना, ये सारे के सारे कहाँ पे आ रहे हैं, ये आ रहे हैं टुवर्ड्स द इक्वेटर, राइट। तो यहाँ पे ध्यान रखना है कि जितने भी कोल्ड करेंट्स होते हैं पोल्स से चल करके इक्वेटर की तरफ आते हैं, और जितने भी वार्म करेंट्स होते हैं इक्वेटर से चलकर पोल्स की तरफ जाते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं एक इंसोलेशन की, दैट इज द टेम्परेचर ग्रेडियंट। तो यहाँ पे बात आती है कि इंसोलेशन जैसी बात की जरूरत हमको क्यों पड़ रही है। एक्चुअली में क्या होता है कि जो वाटर होता है वो एक्सपैंड करता है हायर टेम्परेचर पर, राइट। बिहाइंड दिस अगर हम इसका टेम्परेचर ग्रेडियंट से अभी समझने की कोशिश करें इनको, तो क्यों, तो वाटर जो है हाई टेम्परेचर पे एक्सपैंड कर जाता है, पहली चीज। कोल्ड वाटर जनरली कहाँ पाया जाता है, पोल्स के पास, और हमारा जो वाटर होता है इक्वेटर के पास वाला वो होता है लाइटियर, बिकॉज कोल्ड वाटर इज हेवियर, राइट। तो कोल्ड वाटर क्या करेगा, सिंक डाउनवर्ड्स हो जाएगा। मतलब आप ये समझें कि अगर एक प्रकार से क्या होता है, आइसबर्ग्स में कन्वर्ट रहता है ना। तो अगर मैं बात करूं यहाँ पे पोल्स की, तो पोल्स में क्या होते हैं, कुछ अलग अलग प्रकार से यहाँ पे आइसबर्ग्स होती हैं, जो आइसबर्ग्स क्या करती हैं, ओशन की सरफेस में सबडक्ट हो जाती हैं, सिंक डाउनवर्ड्स हो जाती हैं। ठीक है, तो आइसबर्ग्स बन के यहाँ पे रुक गई, डेंसिटी काफी ज्यादा हैवी हो गई, पहली चीज। तो यहाँ पे क्या होता है दैट द कोल्ड वाटर फ्रॉम पोल फ्लो टुवर्ड्स द इक्वेटर एट द सब सरफेस लेवल, राइट। सब सरफेस लेवल पे हमारा जो कोल्ड वाटर है वो पोल्स से चल करके हमारे इक्वेटर के पास आता है, इक्वेटर के पास आता है ताकि इक्वेटर में होने वाले लॉस को बैलेंस किया जा सके। ठीक है, तो टेम्परेचर का रीजन मेन यही है कि क्योंकि हमारा जो वाटर है हाई टेम्परेचर पर एक्सपैंड करता है, और जनरली पोल्स के पास क्या होता है कि कोल्ड वाटर जो रहता है वो लाइटियर होता है, हेवियर होता है। तो ये क्या करता है, सिंक डाउन कर जाता है। तो जब ये सिंक डाउन करता है तो सब सरफेस लेवल से मूव करता हुआ ये हमारे इक्वेटर पर आता है, राइट। और इक्वेटर पे आके ये हमारे पास जो लॉस ऑफ वाटर होता है इसको बैलेंस करने का काम करता है। अब अगर इसी इंसुलेशन को मैं देखूं सैलिनिटी ग्रेडियंट के बेसिस पर,
तो ध्यान रखना ये है कि जैसे जैसे सैलिनिटी बढ़ती है डेंसिटी भी बढ़ती जाती है। ठीक, अब यहाँ पे अगर कोई भी चीज डेंसर है तो डेंसर होने के कारण ये सिंक कर जाएगी, डेप्थ में डूब जाएगी। तो जब कभी भी यहाँ पे वाटर लेस सलाइन होता है ये सरफेस पर मूव करता है, हाई सलाइन वाटर मूव टुवर्ड्स द हाई सलाइन वाटर ऑन द सरफेस, राइट। जो लेस सैलिनिटी वाला पानी है वो मूव कर रहा है हाई सैलिनिटी वाटर की तरफ सरफेस के ऊपर, और जो हाई सलाइन वाटर है हमारा ये मूव कर रहा है टुवर्ड्स द लेस सलाइन वाटर एट द सब सरफेस लेवल, राइट। सो यहाँ पे सैलिनिटी के बेसिस पे मूवमेंट की बात कर रहे हैं कि अगर हमको कंफ्यूजन है तो सैलिनिटी के बेसिस पे भी ध्यान रखा जा सकता है। लेस saline water move towards the high saline on the surface level, whereas the high saline move towards the less saline at the subsurface level. Why on the subsurface level? Because the salinity, as the salinity of the water increases, the density also increases and the denser water sinks at depth. ठीक है, तो जब भी हमारे पास डेंसर वाटर होगा वो डेप्थ में ही सिंक करने वाला है। और इक्वेटर के पास सीन ये रहता है कि इक्वेटर में होती है बारिश, राइट। इक्वेटर में होता है रेनफॉल, रेनफॉल के कारण यहाँ का पानी हमेशा लेस सलाइन होता है। और पोल आइसबर्ग में हमारे पास जितने भी फ्रेश वाटर होता है वो पूरा का पूरा आइसबर्ग में कन्वर्ट हो जाता है, इसलिए वहां का जो वाटर होता है वो हाई सलाइन होता है, राइट। फ्रेश वाटर की क्योंकि पोल्स के पास काफी ज्यादा कमी आ जाती है, इसके कारण हम कह रहे हैं कि हमारा जितना भी पोलर फ्रेश वाटर है वो सारा का सारा आइसबर्ग्स में है, और इक्वेटर के पास बारिश के कारण फ्रेश वाटर की रिक्वायरमेंट जो है उतना ज्यादा वो मिक्सअप होता रहता है, तो हमारा वहां का पानी लेस सलाइन होता है। ठीक है, सो इस तरीके से सैलिनिटी ग्रेडियंट के बेसिस पे भी हम समझ सकते हैं कि किस तरीके से हमारे ओशन करंट्स मूव कर रहे हैं। अब अगर मैं बात करूं फैक्टर्स की विच मॉडिफाइज द ओशन करंट, भाई ऐसे कौन से कारण हैं जिनकी वजह से हमारे ओशन करंट्स को चेंजेस देखने पड़ते हैं। सो फर्स्ट रीजन विल बी द कोस्ट लाइन एंड सेकेंड विल बी द कोरियोलिस फोर्स। कोरियोलिस फोर्स इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्योंकि काफी ज्यादा फेवरेट क्वेश्चन रहा है, साइंटिफिक रीजंस है, इसलिए भी यूपीएससी को कोरियोलिस फोर्स बहुत पसंद है। कोरियोलिस फोर्स की अगर हम बात करें तो कोरियोलिस फोर्स बेसिकली एक प्रकार का स्यूडो फोर्स है, ठीक है, मतलब छद्म बल जिसको हम हिंदी में कहते हैं। इट इज अ काइंड ऑफ इमेजिनेटिव फोर्स। फर्स्ट थिंग अब ध्यान ये रखना है कि हमको मालूम है हमारी अर्थ क्या करती है, रोटेट करती है वेस्ट से ईस्ट की तरफ, राइट। तो एक डिफ्लेक्टिव फोर्स जो है वो हमारे डायरेक्शन ऑफ करंट को डिफ्लेक्ट करता है, ठीक है। कोरियोलिस फोर्स मतलब एक प्रकार का क्या है, डिफ्लेक्टिव फोर्स है, राइट। कोरियोलिस फोर्स इज अ काइंड ऑफ डिफ्लेक्टिव फोर्स विच डिफ्लेक्ट्स द डायरेक्शन ऑफ करंट और एनीथिंग यू कैन से। अब जैसे आप यहाँ पे देखोगे, हम एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे हमको मालूम है जब कभी भी हमारे देश में या कहीं भी पूरी दुनिया में रॉकेट लॉन्च किया जाता है, राइट। सो जब कभी भी रॉकेट लॉन्च किया जाता है, मान लीजिए इस पोजीशन पे हम हैं, यहाँ से हम रॉकेट लॉन्च कर रहे हैं और हमको हमारे रॉकेट को यहाँ पहुंचाना है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, हम इसको सीधा सीधा कभी नहीं लॉन्च करते, राइट। ये ध्यान रखना, इसको कभी भी इस तरीके से नहीं भेजा जाता, ये हमेशा हम इसी तरीके से भेजते हैं ड्यू टू मिनिमाइज द इफेक्ट ऑफ कोरियोलिस फोर्स, राइट। हमको क्या करना है, कोरियोलिस फोर्स के इफेक्ट को मिनिमाइज करना है, इसलिए हम जनरली जब भी रॉकेट लॉन्चिंग जैसी एक्टिविटीज होती हैं हमारे यहाँ पे या कहीं पे भी दुनिया भर में, तो हम इसको इस तरीके से रखते हैं कि कोरियोलिस फोर्स के इफेक्ट की मदद से फिर ये डिफ्लेक्शंस जो हैं ये ना आए, राइट। सो ध्यान क्या रखना है कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में क्लॉकवाइज डिफ्लेक्ट कर रहा है और सदर्न हेमिस्फीयर में एंटी क्लॉकवाइज। अब कैसे डिफ्लेक्ट कर रहा है, फिर से एक बार अगर हम इस इमेज को देखें ध्यान से, राइट। हमारे जितने भी करेंट्स हैं सारे के सारे, इनको देखो आप, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में गल्फ स्ट्रीम करंट भी आप देखो कि ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन है, कैनरी करंट भी क्लॉकवाइज, राइट। इसके बाद यहाँ पे भी आपको दिख रहा है कैलिफोर्नियन करंट भी हमारा क्लॉकवाइज मूव कर रहा है, अलास्का करंट भी हमारा क्लॉकवाइज मूव कर रहा है। देन व्हाट इज हैपनिंग कि यहाँ पर नीचे अगर हम देखें सदर्न हेमिस्फीयर में बैंगुएला करंट एंटी क्लॉकवाइज, ब्राजील करंट एंटी क्लॉकवाइज, पेरुवियन करंट एंटी क्लॉकवाइज, वेस्टर्न ऑस्ट्रेलियन करंट एंटी क्लॉकवाइज, राइट। सो मतलब हमको ये समझ में आ रहा है कि जस्ट बिकॉज ऑफ दिस कोरियोलिस फोर्स हमारे यहाँ पर ट्रैवल करने वाले जो ओशन करंट्स हैं उनका डायरेक्शन जो है वो वेरी कर रहा है, राइट, ओनली बिकॉज ऑफ दिस कोरियोलिस फोर्स। तो ये कोरियोलिस फोर्स हमारे लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट
हो जाता है, राइट। सो इस वीडियो में हम यहीं तक बात करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे डिफरेंट काइंड ऑफ ओशन करेंट्स की और देखेंगे कि इनकी इंपॉर्टेंस क्या है और इन इंपॉर्टेंट ओशन करेंट्स की वजह से हमारे कॉन्टिनेंट्स की प्रॉपर्टीज या फिजिकल या इकोनॉमिकल जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो किस तरीके से इफेक्ट होती हैं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है so don't forget to like, share, comment and subscribe to UPSC and Judicial Exam Preparation. Thanks for watching.